नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल राज स्टूडियो एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज CDP की क्लास लेके आया हूं मैं। एक 25 प्रश्नों की श्रृंखला है ये। सेटेट फरवरी जो 2000 एग्ज़ाम जो प्रस्तावित है 2026 में, CDP की महत्वपूर्ण क्लास है। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षा का निर्माण किया? किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षा का निर्माण किया? अल्फ्रेड बिने। ये अल्फ्रेड बिने, सी ने लिखा हुआ, इसमें अल्फ्रेड बिने। चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, राफ्टे स्टर्नबर्ग, डेविड वेसलर। सबसे पहले बुद्धि परीक्षा का निर्माण अल्फ्रेड बिने ने किया था। अल्फ्रेड बिने ने किया था। ये बिने है। फर्स्ट क्वेश्चन सही है इसका, और इसमें होगा अल्फ्रेड बिने। फर्स्ट क्लियर है। आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना समझना व लिखना। तीसरा है व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। चौथा है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। ध्वनि संबंधी जागरूकता किस क्षमता से संबंधित है? सही धारा प्रवाह बोलना, ये नहीं होना चाहिए। पहला तो कट गया। दूसरा है जानना समझना व लिखना, ये भी नहीं होगा। व्याकरण के नियमों में दक्ष होना, ये भी नहीं। ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। ये ध्वनि संबंधी जागरूकता ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना से संबंधित है। नंबर 4। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान। तीसरा है वातावरण एवं पालन पोषण। चौथा है आनुवंशिक एवं वातावरण। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति पोषण विवाद व्यवहार एवं वातावरण, ये नहीं होगा। वातावरण एवं जीव विज्ञान इसमें नहीं है। यहाँ पर प्रकृति शब्द दूसरा भी नहीं होगा। यहाँ पर जो प्रकृति शब्द है ये व्यक्ति की आनुवांशिक संरचना से संबंधित है, ये यहाँ पे ध्यान देना है।
यहाँ प्रकृति शब्द जो यूज हुआ है ये व्यक्ति की आनुवांशिक संरचना से संबंधित है और जो उसे जन्म से ही प्राप्त है, तथा पोषण शब्द ये जो प्रकृति आनुवांशिक संरचना से है, आनुवांशिक संरचना और पोषण शब्द ये किससे है? वातावरण से। पोषण शब्द वातावरण से संबंधित है। तो अब इसमें मुझे लगता है बताने की ज़रूरत भी नहीं है। प्रकृति किससे हो गई? आनुवंशिक से। अब पोषण किससे है? वातावरण से। तो इसमें तीसरे का कौन सा सही हो जाएगा? चौथा। समझ में आ रहा है ना? अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप लोग शेयर करते रहें अपने दोस्तों को, और जो ना समझ में आए उसमें कमेंट करते रहें। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। नंबर 1 अध्यवसाय, नंबर 2 है संवेग, तीसरा है वचनबद्धता, चौथा है अभिप्रेरणा। यहाँ पे एक आगे लाइन लगेगी, अभिप्रेरणा। प्रश्न फिर से देखते हैं। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। इसमें है अध्यवसाय, दूसरा है संवेग, तीसरा है वचनबद्धता और चौथा है अभिप्रेरणा। इसमें अध्यवसाय की कोई औचित्य ही नहीं, संवेग के कोई औचित्य नहीं, वचनबद्धता ये भी कोई औचित्य नहीं। लेकिन जब अभिप्रेरणा होती है, अभिप्रेरणा एक आंतरिक बल है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक बल है। अभिप्रेरणा क्या है? एक आंतरिक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक विशिष्ट दिशा प्रदान करता है। अभिप्रेरणा क्या है? एक आंतरिक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक विशिष्ट दिशा प्रदान करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा, चौथा हो जाएगा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में जो बच्चे आनंद के लिए पढ़ते हैं उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। उससे उनके अंदर उत्साह उत्पन्न होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? नंबर 1 परिवार, दूसरा है इको क्लब, तीसरा है सार्वजनिक पुस्तकालय, चौथा है स्वास्थ्य क्लब। सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी, पहले यहाँ समझना निष्क्रिय है, सक्रिय नहीं है, वो निष्क्रिय है, निष्क्रिय एजेंसी है। परिवार नहीं, परिवार सक्रिय होता है। इको क्लब ये भी सक्रिय होता है। और स्वास्थ्य क्लब ये भी एक सक्रिय है। मतलब परिवार हो गया, इको क्लब हो गया, स्वास्थ्य क्लब हो गए, ये सामाजिकरण की सक्रिय एजेंसियां होती हैं, संस्थाएं होती हैं। यहाँ व्यक्ति दूसरों के साथ संप्रेषण के माध्यम से सामाजिक बनता है, सोशलाइज्ड बनता है। और यहाँ पे पूछ क्या रहा है? निष्क्रिय एजेंसी पूछा है, और निष्क्रिय एजेंसी में हमारा क्या हो जाता है? सार्वजनिक। तीसरा नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। नंबर 1 समझ, नंबर 2 सृजन, नंबर 3 विश्लेषण, नंबर 4 है स्मरण। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? पहले तो ये है, जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों में एक सृजन की प्रवृत्ति होती है। इनमें एक सृजन की प्रवृत्ति होती है, और जिससे जब सृजन की प्रवृत्ति होगी तो छात्र जितने अधिक सृजन संबंधी प्रश्न बनाएंगे, छात्र जितने अधिक सृजन संबंधी प्रश्न बनाएंगे, उतनी ही उनकी समझ होगी। मतलब जिस हिसाब से काम करेंगे, जिस हिसाब से जितने अधिक सृजनशील बनेंगे, उतनी ही उनकी समझ होगी। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। इसका उत्तर क्या होगा? देखें, एक कट गया, फिर
सी भी कट गया और डी भी कट गया, आया इसमें सृजन। क्योंकि प्रतिभाशाली जो बच्चा होगा उसमें सृजन की प्रवृत्ति होती है। छात्र जितने अधिक सृजनशील होंगे उतने ही सृजन संबंधी प्रश्न भी बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे सृजन होगा। और प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए एक उपयुक्त ये रहता है कि क्योंकि प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही विभिन्न विषयों के मूल तत्वों एवं विज्ञान के मानदंडों को पूरा करने के लिए उचित और कुशल नेतृत्व का संपादन कर सकता है। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होगा, विद्यार्थी की विभिन्न विषयों के मूल तत्वों एवं विज्ञान के मानदंडों को पूरा करने के लिए उचित और कुशल नेतृत्व का संपादन करता है। तो इसका आंसर नंबर 2 होगा, सृजन। नंबर 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? नंबर 1 गातिक प्रक्रमण, नंबर 2 विचार करना, नंबर 3 सहानुभूति, नंबर 4 याद करना। कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? गातिक प्रक्रमण ये नहीं होना चाहिए। गातिक प्रक्रमण नंबर 1 कटा। नंबर 2 विचार करना। कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, विचार करना तो इसमें भी ये भी नहीं होगा। नंबर 4 पे देखते हैं याद करना, ये भी नहीं होगा। नंबर 3 है सहानुभूति के अंतर्गत जो है व्यक्ति स्वयं को, इसका नंबर 3 है समानुभूति के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं को दूसरे की परिस्थिति में रखकर सोच विचार करता है। सहानुभूति के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं को दूसरे की परिस्थिति में रखकर सोच विचार करता है, जो कि उचित संवेगात्मक बुद्धि को प्रदर्शित करता है, संबंधित है, दर्शाता है। इसका नंबर 3 होगा। 7वें का अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? नंबर 1 सहपाठियों से प्रतियोगिता, नंबर 2 अर्थपूर्ण संबंध, नंबर 3 माता पिता की ओर से दबाव, नंबर 4 अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। कौन सा कारक अधिगम सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? सहपाठियों से प्रतियोगिता, सहपाठियों से प्रतियोगिता तो रहती है,
लेकिन प्रभावित करता है। कौन सा सकारात्मक प्रकार पूछा है, तो यहाँ पे पहला नहीं होना चाहिए। दूसरा है अर्थपूर्ण संबंध। अर्थपूर्ण संबंध के विषय में एक बार सोच सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन देखते हैं, माता पिता की ओर से दबाव। दबाव में बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा। और है अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। बच्चे को अनुत्तीर्ण होने का भय नहीं रहता। किसी किसी बच्चे को रहता भी है। अब इसमें देखते हैं, अर्थपूर्ण संबंध। इसमें दूसरा नंबर है, क्योंकि इसमें पूर्व ज्ञान का वर्तमान के साथ पूर्व ज्ञान का वर्तमान के साथ पूर्व ज्ञान का वर्तमान के साथ अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करने से अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करने से कोई भी व्यक्ति आसानी से सीख जाता है। जब तक उसका अर्थ नहीं समझ में आएगा तो आप उससे संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। अर्थपूर्ण संबंध रहेगा तो अधिगम में सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है, आसानी से सीख लेता है। पूर्व ज्ञान को वर्तमान के साथ अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करके कोई भी व्यक्ति आसानी से कुछ भी सीख सकता है। इसका है दूसरा नंबर, अर्थपूर्ण संबंध। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? नंबर 1 संग्रहण, नंबर 2 तथ्यात्मक, नंबर 3 स्पर्श संबंधी, नंबर है चाक्षुष। सीखने की शैली का उदाहरण है संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी, चाक्षुष। अब इसका मतलब भी समझना चाहिए। सीखने की शैली का एक उदाहरण है संग्रहण। सीखने की शैली का उदाहरण क्या? संग्रहण। पहले तो संग्रहण ये नहीं होगा। नंबर 2 है तथ्यात्मक। तो चाक्षुष का मतलब क्या होता है? चाक्षुष ये चक्षु से बना है। नंबर 2 का तथ्यात्मक ये भी नहीं होगा। नंबर 3 स्पर्श संबंधी ये भी नहीं होगा। सीखने की शैली का उदाहरण इसमें चाक्षुष होगा, लेकिन चाक्षुष होता क्या है? नंबर 4 चाक्षुष का मतलब ये है जिसका बोध हमें नेत्र से हो। चक्षु आँख से, जिसका बोध हमें नेत्र से हो। सीखने का एक उत्तम जो उदाहरण है चाक्षुष शैली होती है। जो बच्चे होते हैं
इस शैली के माध्यम से किसी कार्य या व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करता है। वो अपनी आँखों से देखता है, उसको सीखता है, फिर उस व्यवहार का अनुकरण करता है जो एक बालक के सीखने के लिए सर्वोत्तम है। जब आँख से देखेगा तभी तो सीखेगा। चाक्षुष का मतलब ये हुआ जिसका बोध नेत्र से हो, जिसकी जानकारी आँखों से हो, आँख के सामने हो, आँखों देखी हो। सीखने का एक सबसे अच्छा उदाहरण है, सीखने की शैली का एक अच्छा उदाहरण चाक्षुष है, क्योंकि इसी शैली में बच्चे किसी कार्य या व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करते हैं। 4th नंबर है, अगले नंबर पे चलते हैं। गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन। गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? नंबर 1 है निदानात्मक परीक्षण। नंबर 2 है स्क्रीनिंग परीक्षण। नंबर 3 है उपलब्धि परीक्षण और नंबर 4 है अभिक्षमता परीक्षण। अच्छा, देखते हैं इसमें गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से। सबसे पहले मैंने एक बात बताया था, निदानात्मक परीक्षण। शायद मैंने परसों के टेस्ट था उसमें निदानात्मक परीक्षण के विषय में बताया है। जिसको न समझ में आए तो फिर से बता रहा हूँ। निदानात्मक परीक्षण में मुख्यतः अधिगम निर्योग्यता का परीक्षण किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण में मुख्यतः अधिगम निर्योग्यता का परीक्षण किया जाता है। यह व्यक्ति के विषय पर कमजोरी और मजबूती की सूचना देता है। निदानात्मक परीक्षण कौन कितना तेज है, कौन कितना कमजोर है, उसकी जानकारी देता है। निदानात्मक परीक्षण उसकी सूचना देता है। स्क्रीनिंग परीक्षण ये नहीं होगा। स्क्रीनिंग उपलब्धि, ये उपलब्धि नहीं है। अभिक्षमता ये भी नहीं है। इसका होगा निदानात्मक। निदानात्मक परीक्षण ए नंबर होगा फर्स्ट। कि बच्चे की कमजोरी का निदान करना शिक्षक के ऊपर ही होता है। तभी इससे निदानात्मक परीक्षण से ही पता चलेगा बच्चा कितनी गहराई में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव विकास है। मानव विकास है। नंबर 1 गुणात्मक। नंबर 2 गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। नंबर 3 कुछ सीमा तक अमापनीय। नंबर 4 है मात्रात्मक। मानव विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। मानव विकास
गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। मानव विकास जीवन पर्यंत भी चलता रहता है। क्योंकि बच्चा गर्भ में होने से लेकर के मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया चलती ही रहती है, इसलिए इसे मापा जा सकता है। इस प्रकार ये तो मात्रात्मक हो गया, और साथ ही गुणात्मक भी है, क्योंकि वृद्धि के रुकने के बाद भी कई चीज़ों में विकास होता रहता है। इसलिए यह मानव विकास क्या है, गुणात्मक तो है ही है, साथ में मात्रात्मक है। एक मानव विकास है, जब से गर्भ में आया तब से उसका विकास होता रहता है, मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, और जिसका विकास होगा उसे मापा जा सकता है। इसलिए जब मापा जाएगा तो ये मात्रात्मक हो गया। और साथ में गुणात्मक क्यों है, क्योंकि वृद्धि के रुकने के बाद भी कई चीज़ों का विकास होता रहता है। इसलिए मानव विकास क्या है, गुणात्मक और मात्रात्मक, बी नंबर इसका दूसरा है। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा कक्ष में जेंडर या लिंग विभेद है। कक्षा कक्ष में जेंडर या लिंग विभेद है। शिक्षार्थियों को हार्मोन मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। शिक्षार्थियों में रसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। पुरुष स्त्रियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। नंबर 3, महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। नंबर 4, शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं कर सकता। एक चीज़ और है, कक्षा में अगर जेंडर या लिंग भेद है, कक्षा में लिंग भेद पक्षपात है ना, तो ये भेदभाव की भावना को उत्पन्न करता है। जो जेंडर या लिंग विभेद होता है, ये पक्षपात या भेदभाव की भावना को उत्पन्न करता है। छात्रों में ये न्यूनता या हीनता भी विकसित होने लगती है। अगर ये सब जेंडर लिंग विभेद चलेगा तो इससे हीनता की भावना के साथ साथ, अगर हीनता की भावना आ जाएगी तो बच्चे में अच्छा संपादन नहीं हो पाता। उससे बच्चों में द्वेष की भावना उत्पन्न होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, शिक्षार्थियों के रसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। फर्स्ट नंबर। नंबर 13 में आते हैं। प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की, कुछ इसमें शायद मिसप्रिंट हो गया है मुझे लग रहा है। प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की
अवस्थाओं तक पहुँचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। भावात्मक दूसरा है संरक्षण उन्मुखी, नंबर 3 है सुरक्षा उन्मुखी, नंबर 4 है प्रभावी। इसमें देखते हैं पहला एक बार भावात्मक प्रेरणाएं जो होती हैं, ये प्रेरणाएं हैं भावात्मक जो प्रेरणाएं होती हैं ये एक बार हो सकता है। देखते हैं अगला ऑप्शन संरक्षण उन्मुखी, ये नहीं होगा संरक्षण उन्मुखी। नंबर 3 है सुरक्षा उन्मुखी, ये भी नहीं होगा। नंबर 4 है प्रभावी, इसमें होगा भावात्मक, क्योंकि भावात्मक प्रेरणाएं व्यक्ति की भावनाओं से संबंधित होती हैं। जो भावात्मक प्रेरणाएं होती हैं वो व्यक्ति की भावनाओं से संबंधित होती हैं, जो व्यक्ति को उसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। भावात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता को संबोधित करती है। इसका नंबर 1 होगा भावात्मक। क्योंकि यही एक भावात्मक प्रेरणाएं ही होती हैं जो भावनाओं से संबंधित होती हैं। अब व्यक्ति को उसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यही मोटिवेट करती रहती हैं, अभिप्रेरित करती रहती हैं। जो बालक में यही भावात्मक प्रेरणाओं से ही बालक होते में उत्साह जिज्ञासा उत्पन्न करता है, जिससे वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता प्राप्त होती है उस बच्चे को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा। समावेशी शिक्षा में क्या होता है, और सहयोगात्मक शिक्षा में क्या होता है, और पृथक शिक्षा में क्या होता है, सशक्तिशील शिक्षा क्या होती है। जब तक इनमें अंतर नहीं पता है तब तक ये प्रश्न नहीं हो पाएगा। या तो इसकी परिभाषा पता हो। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा ये सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, ये एक प्रचार वाक्य था समावेशी शिक्षा का, जिसमें सभी बच्चों के लिए खोले गए समावेशी शिक्षा में चाहे बच्चा समर्थ हो या नहीं, उन सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसीलिए समावेशी शिक्षा का यही लक्ष्य था, सभी के लिए विद्यालय, सभी के लिए शिक्षा। चाहे बच्चा समर्थ हो, क्योंकि कुछ विकलांग बच्चे भी होते हैं, कुछ मानसिक मंद बच्चे होते हैं। समावेशी शिक्षा में सभी आ गए, समर्थ हो चाहे असमर्थ हो, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है।
जिससे स्कूलों में सभी बच्चों को शिक्षाएं भी दी जाती हैं। इसका नंबर 1 है और ये नहीं होंगे। ये समावेशी शिक्षा का ही प्रचार वाक्य है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा। नंबर 15 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? नंबर 1 प्रायोगिक बुद्धि, नंबर 2 संसाधन पूर्ण बुद्धि, नंबर 3 गणितीय बुद्धि, नंबर 4 व्यवहारिक बुद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? प्रायोगिक बुद्धि, नंबर 2 संसाधन पूर्ण, नंबर 3 गणितीय, नंबर 4 व्यवहारिक। एक स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत के 3 रूप हैं। जैसा उसमें लिखा है त्रिस्तरीय है, 3 स्तर हैं इसके। एक होता है व्यवहारिक बुद्धि, एक होता है 3 रूप है पहले व्यवहारिक बुद्धि, और नंबर 2 है सृजनात्मक बुद्धि, नात्मक बुद्धि, और नंबर 3 है विश्लेषणात्मक बुद्धि। विश्लेषणात्मक बुद्धि स्टर्नबर्ग की त्रिस्तरीय बुद्धि का सिद्धांत है। व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और विश्लेषणात्मक बुद्धि। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नंबर 4 व्यवहारिक बुद्धि, क्योंकि इसका मैंने पहले ही बताया था एक व्यवहारिक। नंबर 2 था सृजनात्मक क्रिएटिविटी। तो हमारा ये व्यवहारिक हो गया। 16वें पे आते हैं। छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। नंबर 2 अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं। नंबर 3 है भाषिक और संगीत संबंधित अधिक क्षमताएं रखती हैं। नंबर 4 गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। इसमें कहीं ना कहीं देखो ये एक जेंडर की बात आ गई। अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, लिंग भेद वाली बात आ गई।
अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। तो कोई भी रख सकता है, ये कहीं ना कहीं जेंडर वाली बात आ गई। इसमें छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में भी अच्छी हैं, क्योंकि अधिगम प्रक्रिया में इसका फर्स्ट है, क्योंकि अधिगम प्रक्रिया में लैंगिक विभेद का प्रभाव नहीं होता। इसलिए छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में भी अच्छी हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में भी अच्छे हैं। हमारे समाज में जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती, जैसे करूणवादिताएं जो चल रही हैं, ये चीज़ इसमें है। लेकिन अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में भी वो अच्छी होती हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। नंबर 1, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा। नंबर 2 है ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण। नंबर 3 है अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। नंबर 4 में आएंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। निगमनात्मक तर्कणा में शामिल क्या क्या होता है, पहले ये समझना। निगमनात्मक तर्कणा में शिक्षक छात्रों के सम्मुख पहले सामान्य नियम प्रस्तुत करता है, सामान्य नियम प्रस्तुत करता है, फिर इसके पश्चात उदाहरण। निगमनात्मक तर्कणा में शिक्षक जो है छात्रों के सम्मुख पहले सामान्य नियम प्रस्तुत करता है, इसके बाद उदाहरण देता है। उदाहरण देके वो उस सत्यता को प्रमाणित भी कर देता है। तो इसमें हो जाएगा विशिष्ट परिस्थितियों में इसके नियम बनाए जाते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर, पहले सामान्य रहेगा, सामान्य नियम प्रस्तुत करता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य लिखा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। नंबर 4, सामान्य से विशिष्ट की ओर।
अभी मैं हो सकता है कुछ देर में राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न लेके आऊँगा। लगभग 1 लाइनर प्रश्न रहेंगे, उसमें ऑप्शन शायद ना रहें और अच्छे प्रश्न हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत से में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? नंबर 1 सांस्कृतिक, नंबर 2 जैविक, नंबर 3 भाषाई, नंबर 4 सामाजिक। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? लेकिन एक बात यहाँ पे उपेक्षा कहा है, यहाँ एक चीज़ उपेक्षा, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में केवल सांस्कृतिक हो गए, केवल सांस्कृतिक और भाषाई व सामाजिक पक्षों पर ही बात की गई है। इसलिए वाइगोत्स्की द्वारा सांस्कृतिक, तो देखो इसमें 3 पहलुओं पे बात किया, सांस्कृतिक किया ठीक है, भाषाई किया ठीक है, सामाजिक किया ठीक है, लेकिन कह रहा उपेक्षा किसकी की गई? उपेक्षा सिर्फ इसकी की गई है। उपेक्षा किसकी की गई? इसकी की गई, जैविक की। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा सही। अगले प्रश्न पे आते हैं। ग्रेड अंकों से अलग है, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? ग्रेड अंकों से अलग है, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? नंबर 1 विश्लेषणात्मक, नंबर 2 मुक्त अंत, नंबर 3 समस्या समाधान, नंबर 4 अपसारी। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत, समस्या समाधान, चौथा है अपसारी। ग्रेडिंग जो प्रणाली थी, इसमें जो ग्रेडिंग प्रणाली बनाई गई थी, इसके तहत शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन की व्यवस्था की गई थी। ग्रेडिंग वाली प्रणाली जो बनाई गई थी, इसके तहत शिक्षा में
सतत एवं समग्र मूल्यांकन की व्यवस्था की गई थी। अगर ये सतत और समग्र हो गई है तो ये एक प्रकार की कैसी प्रणाली हो गई? विश्लेषणात्मक प्रणाली हो गई। और ये जो सतत एवं समग्र होता है, इसके तहत बच्चों की कक्षा में स्थिति को प्रदर्शित करता है। बच्चों को कक्षा में उनकी स्थिति को प्रदर्शित करता है। स्थिति को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है। जबकि अंक प्रदान करना छात्र को रटकर या गलत तरीके अंक प्रदान करना छात्र को रटकर या गलत साधनों का प्रयोग करके पास होने की प्रवृत्ति को समर्थन देता है। तो इसमें ग्रेड वाला जो सिस्टम है, इसका हो जाएगा विश्लेषणात्मक। इसमें है विश्लेषणात्मक, फर्स्ट नंबर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ को बढ़ाते हैं। नंबर 1, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने। नंबर 2 है अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने। नंबर 3 है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को परिभाषित करने की योग्यता को बढ़ाने। नंबर 4 है विषय क्षेत्रों के विषय ज्ञान के स्थानांतरण। सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने। नंबर 2 अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने। नंबर 3 तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को परिभाषित करने की योग्यता को बढ़ाने। और नंबर 4 है विषय क्षेत्रों के विषय ज्ञान के स्थानांतरण। इसमें पहला ऑप्शन विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, ये ऑप्शन नहीं होगा, कट जाता है। फिर है अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, ये भी कटता है। तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को परिभाषित, तर्कपूर्ण ढंग से, तर्क वाली बात यहाँ आई है। और तर्क के लिए ही सिद्धांत दिए जाते हैं, चित्र दिए जाते हैं। और नंबर 4 है विषय क्षेत्रों के विषय ज्ञान से स्थानांतरण, ये भी नहीं होगा। नंबर 3 पे आते हैं। पहले नंबर 3 का एनालिसिस देखते हैं कौन हो सकता है। उचित सिद्धांत
सिद्धांत चित्र के द्वारा किसी भी प्रकरण को आसानी से समझते हैं। जब कोई चित्र बनाते हैं, कोई सिद्धांत रहता है, तो हम उस प्रकरण को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे इससे पहले एक शब्द नया जुड़ा था, जब कोई चित्र बनाता है तो उसके द्वारा एक प्रकरण को आसानी से समझा जा सकता है, उसको व्यवस्थित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत जैसे एक होता है ना, छोटी छोटी उप अवधारणाओं को में बांट करके एक एक चित्र को अलग अलग बता करके कि जैसे कैसे बना, ये कैसे बना, तब जाके ये साइकिल कैसे बनी, तो चित्र दिखाया गया, पहले ये लगाए, फिर ये लगाए, फिर ये लगाए, तब जाके बनी। अचानक थोड़े एक बार में साइकिल बना के रख दी गई है। तो चित्र सिद्धांत के द्वारा ही बनाई जाती है, छोटी छोटी उप अवधारणाओं में बांट दिया जाता है। इसके द्वारा सूचना को व्यवस्थित व तर्कपूर्ण ढंग से, किसी भी चीज़ को, हम किसी भी जानकारी को व्यवस्थित व तर्कपूर्ण ढंग से समझाया जा सकता है, इसलिए चित्र बनाए जाते हैं। उसके जो सिद्धांत होते हैं, जो थ्योरी होती है, सूचनाओं को व्यवस्थित और तर्कपूर्ण ढंग से समझाने के लिए होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शेयर करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं, एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसका है, किसके द्वारा दिया गया है? जीन पियाजे, दूसरा है जेबी वाटसन, तीसरा है लेओ वाइगोत्स्की, नंबर है थॉर्नडाइक। इसमें यही प्रयोग उन्होंने, थॉर्नडाइक का है ये, त्रुटि, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित है, जो बिल्ली पे किया था कि बार बार जब घंटी बजी तो भोजन आया। धीरे धीरे बच्चे की बिल्ली की समझ में आ गई कि जब घंटी बजेगी तभी भोजन मिलेगा। कभी कभी बीच बीच हो जाता है कि घंटी बजा दो तो भोजन ना दो, तो उसने त्रुटियों को कम करना समझ लिया था कि कितने बार घंटी बजती है तब जाके भोजन मिलता है। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक है। चौथा है ये है कि थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पे। ठीक है, अगले में बढ़ते हैं। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चक्षु स्मृति का ह्रास से संबंधित है।
शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चक्षु स्मृति का ह्रास संबंधित है। किससे संबंधित? डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्पॉक्सिया, डिसलेक्सिया। अच्छा, इसमें से एक प्रश्न आते ही हैं, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया। डिस्कैल्कुलिया क्या है? एक ये गणितीय विकार होता है डिस्कैल्कुलिया, और डिस्ग्राफिया एक ये लेखन विकार है, और डिसलेक्सिया एक पठन विकार है। पढ़ने में ही उसको कठिनाई हो रही थी, तो ये एक पठन विकार है। कोई व्यक्ति है अक्षरों को क्रमबद्ध तरीके से उसको पढ़ने में असमर्थ होता है, साथ ही अक्षरों को उल्टे क्रम में भी लिखता है। जैसे कोई बच्चा होता है, अगर उसको बोलो 76 लिखने के लिए तो वो 67 लिख देगा, जब 67 बोलोगे तब 76 लिख देगा। ये एक बच्चों में एक ये समस्या होती है। डिस्कैल्कुलिया एक गणितीय विकार है, लेखन पठन विकार है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। भाषा अवबोधन के संबंध विकार हैं। भाषा अवबोधन के से संबंध विकार हैं। चलाघात, पठन वैकल्य, वाक्य संबंध रोग, भाषाघात। भाषा अवबोधन माने भाषा अवबोधन का मतलब भाषा में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, किसकी वजह से आ रही है? चलाघात, चित्र चलने में अगर कोई समस्या हुई तब तो ये चलाघात हो जाएगा। पठन वैकल्य है, नहीं, ये भाषा में आ रही है, तो ये भाषा और आघात इससे मिलके बना है, तो ये भाषा अवबोधन से संबंधित विकार होता है। ये भाषा घात, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है। भाषा घात एक विकार है, इसी को हम इंग्लिश में लिखते हैं। भाषा घात को APHASIA, एफेसिया। इसमें व्यक्ति लिखने, बोलने तथा बोले गए और लिखे हुए शब्दों को समझने या प्रकट करने में अनियमितता, अस्पष्टता से संबंधित विकार हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाता है। तो इसका हो जाएगा चौथा ऑप्शन, भाषाघात। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? अंतःदृष्टि, मानसिक प्रारूपता, नंबर 3 मोर्चाबंदी, नंबर 4 निर्धारण। एक यहाँ पे देखें, पहले क्या है, नोटिस करना है। नहीं, ये चीज़ पहले नोटिस करो। नहीं यहाँ पे लिखा है, इसको हमें नोटिस करना है। पहला प्रश्न है अंतःदृष्टि, मानसिक प्रारूपता,
नंबर 3 मोर्चाबंदी। नंबर 4 निर्धारण। ये समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? अंतर्दृष्टि। समस्या समाधान को अंतर्दृष्टि बाधित नहीं करती, बल्कि अंतर्दृष्टि समस्या समाधान में सहायक होती है। अंतर्दृष्टि इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अंतर्दृष्टि समस्या समाधान में बाधित होती है, जिससे बच्चे समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। संप्रेषण जिसको बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? ऑप्शन देखते हैं। अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण। ये मुझे लगता है ऑप्शन ये गलत हो गए हैं। इसके ऑप्शन ये जितने हैं ये सभी गलत हैं। इसके ऑप्शन पहला है संज्ञान भावना। दूसरा है तनाव विलोपन। नंबर 4 है निष्पत्ति चिंता। चल रहा है निष्पत्ति चिंता। संज्ञान भावना। चलो इसे देख लेते हैं। इसको ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, या तो लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाता है। चलो देखते हैं। संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता, नंबर 4 संज्ञान प्रायोगिकता। इसमें परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? इसमें होगा संज्ञान भावना। फर्स्ट हमारा इसका सही है, संज्ञान भावना। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य संज्ञान भावना से संबंध को स्पष्ट करता है। संज्ञान भावना, इसका ऑप्शन हटा दिया। संज्ञान भावना, ये सब गलत है। संज्ञान भावना के संबंध को स्पष्ट करता है।
परीक्षा में तनाव का, शिक्षार्थियों का आत्मविश्वास पर कुछ प्रभाव पड़ता है। कैसी लगी आज की मेरी क्लास, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रश्नों के उत्तर बराबर अपने जैसे जैसे प्रश्न आते रहते हैं उनके उत्तर कमेंट करके बताते रहा करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। और मेरे इस राज अकेडमी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहें, स्वतः जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ते रहें। अभी अगर समय मिलता है तो मैं राष्ट्रीय उद्यान की एक महत्वपूर्ण लगभग 30 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आऊँगा। धन्यवाद। नमस्कार। और अभी मैं एक इम्पॉर्टेंट सूचना है, 7:30 बजे मैं लाइव आऊँगा। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। 25 प्रश्न रहेंगे उसमें। 2011 से 2024 तक जो भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं उन प्रश्नों की श्रृंखला को लेके आऊँगा, उस पर शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।